मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अजी अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। बड़ा रोचक सब्जेक्ट, आसानी से याद हो जाता है। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक रन कर रहा था, बहुत ही रोचक टॉपिक। और आपके अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को देखें तो उसका तो फर्स्ट टॉपिक ही है। और टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल। इस टॉपिक के तहत आप पढ़ रहे थे, आपने विगत क्लासों में कालीबंगा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करी। नेक्स्ट उसमें आपके बाद गणेश्वर सभ्यता के बारे में जाना और आहट सभ्यता स्थल से आपको अवगत कराया जा रहा था। तो अभी आप पढ़ रहे थे आहड़ सभ्यता। ध्यान से सुनना, बड़े सरल पॉइंट हैं इसके। आहड़ सभ्यता स्थल, ठीक भाई। आपको आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सामान्य से तथ्य विगत क्लास में बताए गए। जैसे कि आपको बताया गया कि आहड़ सभ्यता स्थल को बनास संस्कृति का पार्ट माना जाता है। यह बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप माना जाता है। कल लिखाया भी था। आहट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो आंसर उदयपुर। यह किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट, इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में जो नाम आते हैं, इसमें एक मैंने नाम लिखाया अक्षय कीर्ति व्यास 1953। नेक्स्ट लिखाया आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1955-56 में उत्खनन करवाया। और सर्वाधिक उत्खनन करवाया एचडी सांकलिया ने, हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने, जो कि तत्कालीन समय पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था उन्हें। उन्हीं के निर्देशन में यहाँ सर्वाधिक उत्खनन हुआ था। उनकी पुस्तक का भी उल्लेख किया, एक्सकेवेशन एंड आहड़। ठीक भाई। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए और तत्वों को बताने का कहा था और उन्हीं पर हम आप चर्चा करेंगे। अभी ध्यान से सुने आप लोग। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना गया। नगरी के नाम से जाना गया। ठीक भाई, ये तथ्य सर्वविदित है, सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि भाई आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। ताम्रवती नगरी एक्चुअली गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में वो तथ्य अलग है। हाँ, ये आहड़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें इस पर, तो आहड़ को स्थानीय लोग समझते होंगे, अर्थात वहां के रहने वाले लोग। हाँ जी, स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से, धूलकोट का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो आंसर होता है रेत का टीला। धूलकोट के नाम से जानते हैं। अर्थात स्थानीय लोग आहड़ को क्या कहते हैं? धूलकोट। और इसे प्राचीन समय में पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वीं 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी जो थी में आहड़ को एघाटपुर या एघाट दुर्ग के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया।
जाना गया। अर्थात देखो, आपको मैंने आज की क्लास के अंतर्गत ये जो पॉइंट बताए, ये हैं 3 पॉइंट। अभी आगे बढ़ेंगे हम। इसमें एक तो बताया कि आहड़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ताम्रवती नगरी के। आहड़ को वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट 10वीं 11वीं सदी में से क्या कहा जाता था, एघाटपुर या एघाट। नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ के संदर्भ में ही, यहां से पूजा की थाली, दीपक व त्रिशूल प्राप्त हुआ। जो यहाँ पुरा सामग्री मिली उसके संदर्भ में ही चर्चा हो रही है। पूजा की थाली, दीपक व त्रिशूल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से मिट्टी का वृषभ या बैल प्राप्त हुआ, जिसे वनासियल बुल की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहां से पटवार एग्जाम में भी आया था ये। यहां से अनाज भंडारण के पात्र, गोर व कोठे प्राप्त हुए। अनाज भंडारण के कौन से पात्र प्राप्त हुए, गोर व कोठे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई एग्जाम से पूछा गया है, ध्यान रखना। अर्थात ये गोर व कोठे आपने देखे होंगे, पहले पूर्व में अनाज भंडारण के लिए कोठिला बनाए जाते थे, उस टाइप के ही होते। ठीक भाई, ये वही हैं, अलग से नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से प्राप्त मृदपात्र काले व लाल रंग के होते थे। मृदपात्र किस प्रकार के रंग के प्राप्त हुए, और आपने गणेश्वर में भी देखा काले नीले। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें, यहां से एक मकान से एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, चूल्हे प्राप्त हुए। अर्थात एक साथ एक ही मकान से 6 चूल्हों का मिलना क्या दर्शाता है भाई, बड़ी मात्रा में भोजन बनता होगा। ठीक भाई, अगर एकल परिवार होते तो चूल्हे अलग अलग होते, अलग अलग मकानों में होते। एक साथ एक मकान में मिलना संयुक्त परिवार प्रथा को दर्शाता है, जिससे ज्ञात हुआ कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा, हाँ जी, प्रथा प्रचलित थी। ठीक, तो अभी आपने देखो, अभी इस पेज पर देखें तो आपने ये पढ़ा कि भाई यहाँ से पूजा की थाली, दीपक, त्रिशूल प्राप्त हुआ। एक मिट्टी का बैल, एक्चुअली वो अग्नि में पकाया हुआ था एज ए टेराकोटा की तरह, और वो वृषभ प्राप्त हुआ जिसे वनासियल बुल कहा गया। नेक्स्ट इसमें आपने देखा कि यहाँ से अनाज भंडारण के पात्र मिले, जिन्हें गोरवे कोठे कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए, मृदपात्र प्राप्त हुए, उन मृदपात्रों का रंग कैसा होता था, काले व लाल। नेक्स्ट यहाँ से जो
6 चूल्हे एक मकान से प्राप्त हुए, उससे क्या प्रमाणित हुआ कि यहाँ संयुक्त प्रथा परिवार प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां व 6 मुद्राएं प्राप्त हुई। एक्चुअली ये भी तांबे की थी, 6 मुद्राएं प्राप्त हुई। यहां से प्राप्त मुद्राएं, ध्यान से सुनना, मुद्राएं यूनानी शैली की थी। किस शैली की थी? यूनानी शैली की थी, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण था। एक्चुअली ये अपोलो का चित्रण था इन मुद्राओं पर, तभी इन्हें यूनानी शैली की माना। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पशुधन सहायक में। यहां से राम शेकास्म, जिसकी चर्चा विगत क्लास में भी की थी, राम शेकास्म, ये क्या है? पत्थर का उपकरण। राम शेकास्म व गोमेद और स्फटिक, ये क्या है? गोमेद व स्फटिक कीमती पत्थर हैं जिनसे मणिया या मोती बनाए जाते थे, प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई किस सभ्यता स्थल से राम शेकास्म और स्फटिक जैसे पत्थर के उपकरण या कीमती पत्थर प्राप्त हुए, तो वो आंसर क्या होता है? आहड़ से। ठीक भाई, ये सामान्य से क्वेश्चन थे आहड़ से जुड़े हुए। अगर हम पुनः इनको देखें तो आप पाएंगे कि सबसे पहली बात, आहड़ बनास संस्कृति का पार्ट माना जाता है, जो कि मैं कल बता चुका था, और बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप आहड़ को माना जाता है। बनास संस्कृति के मैंने कई और अन्य स्थल भी बताए थे, चाहे वो बालाथल हो, गिलुंड हो, ओजियाड़ा हो। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? आयड़ या बेड़च। वर्तमान में किस जिले में स्थित है ये सभ्यता स्थल? उदयपुर। और इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में मैंने नामों का उल्लेख किया था, अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल और हसमुख धीरजलाल सांकलिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखने की होती है कि हसमुख धीरजलाल सांकलिया द्वारा इसका सर्वाधिक उत्खनन करवाया गया था। नेक्स्ट, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, पूर्व में। स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से। 10वीं 11वीं सदी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था? एघाटपुर या एघाट दुर्ग के नाम से। नेक्स्ट बात करें तो मैंने बताया कि यहाँ से पूजा की थाली, दीपक व त्रिशूल प्राप्त हुआ। यहाँ से जो मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ उसे बनासियल बुल कहा गया, वृषभ जो प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से अनाज भंडारण के पात्र, गोर व कोठे प्राप्त हुए। और यहाँ से जो मृद पात्र प्राप्त हुए उनका रंग कैसा होता था? काला व लाल। ठीक भाई, यहाँ से एक साथ एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे ज्ञात हुआ कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट, यहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ, तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त हुई, और जो मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई वो मुख्यतः यूनानी शैली की थीं, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण हुआ था। ठीक, और यहाँ से पत्थर के उपकरण राम शेकास्म और कीमती पत्थर स्फटिक व गोमेद से जो मणियां बनाई जाती थी वो प्राप्त हुई। ठीक, ये आपका सामान्य सा जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल, जिससे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो सभ्यता स्थल है बैराट। कौन सा? बैराट। बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में आप जानें
समझें ध्यान से। बैराट सभ्यता महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझना। और कोई भी तत्व हो उस पर आप चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी जिज्ञासा हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी। बैराट सभ्यता की बात की जाए तो बैराट सभ्यता के संदर्भ में ध्यान से सुने आप लोग। पहला पॉइंट, बैराट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? जिले की बात की जाए तो अभी वर्तमान में बैराट सभ्यता स्थल जो जिला है वो है कोटपुतली। हाँ जी, इस जिले में स्थित है। ठीक भाई, तो एक बात तो ये ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड जिला जो नवसृजित जिला है उसमें कौन सा सभ्यता स्थल? बैराट। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो बैराट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? नदी में नाम आता है बाणगंगा, और बाणगंगा को ही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीर गंगा कहा गया, और इसी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसके नाम हैं। ठीक भाई, हाँ वो मैं बताऊंगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये नाम है। बाकी की आपको मैं बता दूं, ज्योग्राफिकल वे में पढ़ते हो तो इस बाणगंगा के और भी नाम मिल जाएंगे। अब ये तीर गंगा या अर्जुन की गंगा क्यों पड़ा, इसके संदर्भ में जब ये भैया ने पूछा कि साहब इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसके संदर्भ में किंवदंतियां या लोक कथाएं प्रचलित हैं। क्योंकि अभी आगे चल करके आप इसी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ोगे कि पांडवों के अज्ञातवास की कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली बताया जाता है ये लोक कथा के तहत कि जब पांडव यहाँ विचरण कर रहे थे तो उनकी माँ कुंती को प्यास लगी, और माँ कुंती को प्यास लगी तो उस समय उस माँ कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने तीर चलाया, और उसी तीर के तहत एक नदी की पानी की जलधारा प्रकट हुई, और उस जलधारा के तहत ही कुंती की प्यास बुझाई गई। ठीक भाई, और वही आगे चल करके तीर गंगा या अर्जुन की गंगा कहलाई, जिसे हम बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये किंवदंती या लोक कथाओं के अकॉर्डिंग हो गया, पता चल गया क्यों नाम पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो ये हाँ लोक कथाएं हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ ज़्यादा बातें, हम तो बस आगे पढ़ें। तो देखो, खोज करता वे उत्खनन करता, खोज करता वे उत्खनन, ये और जाने आप। खोज करता वे उत्खनन करता में जो नाम आते हैं वो एक नाम आता है दयाराम शाहन, राय बहादुर दयाराम शाहन। ठीक भाई, और आपका हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताब में समय लिखा हुआ है 1937 ईस्वी। ठीक, कुछ गाइडों में 36-37 लिखा होता है, लेकिन गवर्नमेंट किताब है 37, इसलिए मैं इसको नोट कर रहा हूं। नेक्स्ट एक नाम आता है नील रत्न बनर्जी, जिसको आप ध्यान से सुने। नील रत्न बनर्जी को शॉर्ट में किताब में लिखा होता है NR बनर्जी, NR बनर्जी। ठीक भाई, ये भी विशेष ध्यान रखना। और एक नाम आता है कैलाश नाथ दीक्षित, KN दीक्षित, KN दीक्षित। तो आप ये कोई शॉर्ट नाम आ जाएं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका समय हम देखें तो 1962-63 में उन्होंने उत्खनन करवाया। ठीक भाई, 1962-63, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सामान्य सी बात। नेक्स्ट बात करें, एक चर्चा का विषय और हो सकता है, और वो है इस बैराट का विस्तार। बैराट सभ्यता का जो विस्तार है वो यहाँ स्थित कई पहाड़ियों में है, अर्थात बैराट सभ्यता कई पहाड़ियों में फैली हुई है। जिन पहाड़ियों का मैं उल्लेख करूं तो एक नाम आता है गणेश डोंगरी, ये पहाड़ी का नाम है। नेक्स्ट बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। एक आता है भोमली की पहाड़ी, एक आता है
महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, और एक भीमसेन डूंगरी। भीम डूंगरी या भीमसेन डूंगरी। ठीक भाई। इन पहाड़ियों में इस सभ्यता का विस्तार है। ये 4 से 5 पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में सभ्यता का विस्तार है। तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपने इसमें देखा कि भाई खोज करता है उत्खननकर्ता में पहला नाम दयाराम साहनी का आता है, उसके अलावा NR बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के नाम आते हैं। यहाँ नदी के संदर्भ में बात की जाए तो नदी बाणगंगा, जिसे हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीर गंगा व अर्जुन की गंगा कह सकते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। मैंने ज्योग्राफिकल वे में बताया कि और भी इसके कई नाम पड़े, लेकिन इसका अगर हम जिला देखें तो कौन सा जिला? कोटपुतली। ठीक भाई, ये ध्यान रखेंगे, सरल है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान से सुनना। बैराठ को विराट नगर के नाम से भी जाना गया। विराट नगर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? विराट नगर के नाम से। और आप ध्यान देना इस तथ्य पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जाना गया विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी रही। किस जनपद की राजधानी रही? मत्स्य जनपद की राजधानी। ठीक भाई। अब मुझे आप एक सामान्य सी जानकारी दें, बहुत ही सरल। जनपद क्या होता है? क्या? जिला। बिल्कुल। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जनपद शब्द प्रचलन में है, आप सही कह रहे हो अपनी जगह। लेकिन जनपद से तात्पर्य क्या था? एक्चुअली ये आप देख रहे हो मत्स्य जनपद रहा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या रही? विराटनगर। ठीक भाई। विराटनगर वही है अभी। विराट को ही विराटनगर के नाम से जाना गया है। ठीक है। विराट को ही किस नाम से जाना गया है? विराटनगर के नाम से। अभी आप मैप में देखेंगे तो कोटपुतली बहरोड में बोलेगा, ये कोटपुतली जिले में। ये बिल्कुल सत्य है कि मत्स्य जनपद भी रहा और मत्स्य महाजनपद भी बना। पर यह भी विशेष ध्यान रखें कि जब जनपद था तभी बाद में महाजनपद बना। ठीक है। तो जनपद पहले बने थे, उसके बाद जनपद ही कन्वर्ट हुए थे महाजनपद में। तो पहले हम जनपद कहेंगे तभी तो महाजनपद बनाएंगे। तो आप ये बताएं जनपद क्या होता है? एक्चुअली आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, अब कुछ क्या सभी देते हैं, रीट देते हैं। ठीक भाई। रीट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है टीचर्स का, उसको देते हैं। और रीट में अगर देखें आप तो L2 के तहत जो टॉपिक होता है, सेकंड टॉपिक होता है शायद सभ्यताओं के बाद, तो होता है राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो तुमने पढ़ा है जनपद टॉपिक कभी? रख दे, इस मोबाइल में कोई जानकारी नहीं है, ये तो माया है, मैं भी रख देता हूं आते ही। जहां पर लोगों ने अपना, वही जनपद हो गया। शाबाश। कोई जिसमें कोई बात नहीं है। देखो, एक तो आप लोग क्या है कि अपनी बातें रखने में हिचकिचाया ना करें। मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट को भी यही कहूँगा कि अपना कोई क्वेश्चन हो, अपनी जिज्ञासा हो, चाहे किसी की जानकारी के तहत आपको मिली हो, आप उसे बेझिझक रखें, नोट करें, और कहीं ना कहीं उनको आपके सामने वह जिज्ञासा जो होगी उसको आपकी पूर्ति की जाएगी। और स्टूडेंट को भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑफलाइन के तहत भी अभी एक चीज़ देखें कि जो इन्होंने पूछा, छोटा बड़ा कोई इंप्रेशन नहीं जी, क्वेश्चन बताया, इन्होंने आंसर गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, वो निर्धारण हम करेंगे, आप सब मिलकर करेंगे। लेकिन इसमें किसी का हंसना ना हंसना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने इंप्रेशन तो छोड़ना ही नहीं है, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करनी है, हमें कौन सा यहाँ माहौल क्रिएट करना है। हाँ भाई, आदि
आदि का तो अंत सा लग रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, बड़ा सरल क्वेश्चन पूछता हूँ। ज्यादा सरल क्वेश्चन तो आपसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, हमारे भारत की प्रथम ज्ञात संस्कृति का नाम बताइए। और आंसर भी सरल है, देखो तो वैदिक संस्कृति। और हमारे भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक भाई। एक्चुअली सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा सा अगर हम देखें लॉजिकल डिफरेंस, तो बस यही है कि संस्कृति नष्ट नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। अभी देखो, वैदिक संस्कृति, ध्यान से सुनना, मैं ये जनपद शब्द पर चर्चा कर रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं जनपद पर। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के तहत देखें हम तो इसका समय पढ़ा जाता है 1500 से, कोई बात नहीं है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। आप कोई भी किताब पढ़ के देखेंगे, एक नहीं 1000 किताब इंडियन हिस्ट्री की, आपको यही मिलेगा। अब मैं कहाँ से करूँगा? अब वो किसने क्या लिखाया ये आप जाने, मैं कह रहा हूं आप एक नहीं 1000 किताबें देखेंगे तो भी यही मिलेगा। मैंने क्या कहा कि आप एक नहीं 1000 किताब देखेंगे तो भी यही मिलेगा। दूसरी बात, एक तथ्य और बता दूं आपको कि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय होता है किताबें, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा गुरु होता है तो वो हमारी किताबें होती हैं। ठीक है, इंसान तो जानते हो गलतियों का पुतला है, करता रहता है गलतियां, लेकिन किताबें भी इंसान द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक या एक से अधिक अच्छी किताबें पढ़ने से चीजें प्रमाणित हो जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। हो सकता है कुछ शब्दों को, कुछ सिस्टम को समझने में तुम्हें दिक्कत आई हो, लेकिन अभी ये समझें। और क्या है, जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो इसे 2 पार्टों में डिवीजन करके पढ़ा जाता है। कितने पार्टों में? 2। बहुत सरल चीजें हैं। एक तो होता है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और वो एक होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल का टाइम होता है, इसका समय होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल का टाइम होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई बात नहीं जी, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सब कुछ सभी लोग कहते हैं, ये तो मैं कुछ पता नहीं। अभी देखो, आप देखें, अभी वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, जहां प्रतिनिधि चयनित होकर के जनता द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, वो हमारा देश है भारत। उससे छोटी इकाई क्या होती है? स्टेट। उससे छोटी इकाई क्या होती है? उससे छोटी इकाई क्या होती है? और निश्चित रूप से सबसे छोटी इकाई हमारा ग्राम होता है। ग्राम में भी वार्ड होता है, जहां वार्डपंच चयन किया जाता है। ठीक भाई, अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक काल के दौरान सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी जन। क्या होती थी? तो देखो, अगर हम सिस्टेमेटिक भाषा का प्रयोग करें तो क्वेश्चन आता है कि वह ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या होती थी? जन। जहां मुखिया निश्चित रूप से निर्धारित होता था, उस मुखिया का क्या नाम होता था उस पर चर्चा होंगी, लेकिन इससे छोटी होती थी विश्व, और विश्व से छोटी होती थी ग्राम। यानी ऋग्वेदिक काल में भी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत भी आज से 3 से 4000, 4 से 5000 वर्ष पहले भी हमारी सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और ग्राम का मुखिया होता था। गांव या ग्राम एक ही बात है,
ग्रामीणी। मुखिया क्या कहलाता था? वह चयन किया जाता था, उसे क्या कहते थे? ग्रामीणी। लगभग 20 गांवों का समूह क्या कहलाता था? विश। और विश का मुखिया कहलाता था विशपति। क्या कहलाता था? विशपति। इसके अलावा यदि हम देखें तो लगभग 20 गांव का समूह विश कहलाता था और विश का मुखिया विशपति। कई सारे विश मिलकर क्या बनाते थे? जन। और जन का मुखिया कहलाता था जनस्य गोपा या गोपति। जनस्य गोपा या गोपति। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो एक चीज तो यह ध्यान रखना है कि भाई ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या? जन। एक्चुअली जनस्य गोपा या गोपति इसलिए कहलाता था क्योंकि तत्कालीन समय में गाय का बड़ा महत्व था। जिसके पास सर्वाधिक गायें होती थी वही सबसे धनी व्यक्ति होता था। कोई बात नहीं, आगे समय बढ़ा। 1000 ईसा पूर्व के बाद ये जन जो थे ये कन्वर्ट हो गए। आई मीन कई जन मिल मिल करके बन गए जनपद। क्या बन गए? जनपद। मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या बनी? तो देखो, जनपद जब टॉपिक आप पढ़ते हो, एक्चुअली वैसे तो मैं इस शब्द पे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मत्स्य जनपद मैंने यहां लिख दिया वैराट सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन अगर जनपद आप पढ़ते हो और क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, तो आंसर जनपद आता। ठीक है, तो अभी पूछा जाए जनपद क्या होते हैं, तो उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद होती थी। सीधा सिस्टेमेटिक आंसर। फिर ऐसा नहीं है कि जनपद उत्तर वैदिक काल में ही थे, जनपदों का उदय बाद में भी हुआ। कालांतर में भी कई सारे जनपद बने। ठीक, बाद में राजस्थान में योद्धे, अर्जुनायन वगैरह जैसे कई जनपद और उदय हुए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल की घटना थी, जनपदों का बनना। यदि उस समय की बात करें तो जो प्रमुख जनपद थे उनमें राजस्थान के कुछ जनपद भी बिलोंग करते थे, बाकी राजस्थान में और भी कई जनपद डेवलप हुए थे बाद में। ये बात विशेष ध्यान रखना, बाद में। तो तत्कालीन समय में यदि हम जनपदों की बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड जो जनपद थे वो मुख्यतः ये थे। मुख्यतः कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि बाद में भी जनपद डेवलप हुए, जिसमें एक आता है मत्स्य, एक आता है कुरु, और एक जनपद था सिबी। ठीक भाई, अब आप ये तो यहां पढ़ ही चुके हो कि मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मुझे आप ये बताएं, जो राजस्थान से रिलेटेड थे, राजस्थान का कुछ भूभाग इनको बिलोंग करता था। कुरु जनपद की राजधानी क्या रही? कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली। ठीक भाई, जिस इंद्रप्रस्थ पर चौहान वंश ने शासन किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने इंद्रप्रस्थ को विजित किया था। आगे चलकर के पृथ्वीराज तृतीय का भी इंद्रप्रस्थ पर अधिकार रहा था, और इंद्रप्रस्थ में ही उसने पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोई बात नहीं जी। सिबी जनपद की राजधानी क्या थी? और यह थी मध्यमिका। मध्यमिका जिसे नगरी भी कहा जाता है, कहां है? चित्तौड़ में। ठीक भाई, ये सभ्यता स्थल के रूप में भी पढ़ी जाती है। कोई बात नहीं। जनपद से आप अवगत हुए। जनपद की विशेषता होती है स्थायित्व या विस्तार। इस जनपद के दौरान जन जब तक थे तब तक ये स्थायित्व नहीं लिए हुए थे, लेकिन जन कन्वर्ट हो गए जनपदों में, तो जनपद एक स्थायित्व ले लिया इन्होंने और अपना विस्तार भी करने लग गए साम्राज्य क्षेत्र का। और जनपद का मुखिया जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? शासक, राजा, एकराट या सम्राट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि थी वो एकराट थी। इनके अभी देखो, जन का मुखिया जनस्य गोपा या गोपति, विश का मुखिया विशपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, और जनपद का मुखिया जो कहलाता था राजा, सम्राट, एकराट। ठीक भाई, ये आदि मैंने नाम बताए। अभी यहां देखें 600 ईसा पूर्व के बाद, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, इसी प्रकार पढ़ाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति के तहत। तो ये ही जनपद 600 ईसा पूर्व के बाद, क्योंकि 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा, उसके बाद हमारे
इस भारतवर्ष में जो कि बड़ी भौगोलिक इकाई थी, इसमें बड़ी परिवर्तन हुए। एक तो 600 ईसा पूर्व के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ, बौद्ध धर्म जैन धर्मों का उदय हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा था कि इसी 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद अर्थात जो जनपद थे वही अपना विस्तार कर करके किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में। अर्थात महाजनपदों का उदय कब हुआ, 600 ईसा पूर्व के बाद। जनपद किस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी? महाजनपदों का जो उदय हुआ, आप जानते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं सेकंड ग्रेड के एसएसटी के एग्जाम में। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? ठीक भाई, फिक्सेशन हो गया, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और आपको बता दें कि जिनमें सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। कौन सा? और मगध से ही हमारा इतिहास पढ़ा जाता है। मगध के उत्थान में कई राजवंशों का उदय रहा, वो योगदान रहा, जिसमें आगे चल करके मौर्य वंश और गुप्त वंश ने भी शासन किया। ठीक, जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो। तो हम बात करते हैं, राजस्थान पढ़ रहे हैं हम, तो महाजनपद राजस्थान से रिलेटेड कितने थे? और वो आंसर आता है मत्स्य, कुरु और एक सूरसेन। अर्थात यहां आप परिवर्तन क्या देख रहे हो, मत्स्य जनपद भी रहा और महाजनपद में भी कन्वर्ट हुआ, यानी निश्चित रूप से अपना विस्तार कर लिया और स्थायित्व ले लिया। ठीक भाई, तो जनपद भी रहा और महाजनपद भी रहा, बढ़िया बात है, अच्छी बात। कुरु जनपद भी रहा और महाजनपद भी रहा, लेकिन सिवी जनपद तो था, लेकिन महाजनपद में कन्वर्ट नहीं हो सका। लेकिन इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड एक और महाजनपद था, कौन सा था? सूरसेन। और यह आपका रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की या सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम क्या था? और सीधा सा आंसर, बिल्कुल सरल आंसर, और आंसर था मथुरा, जिससे राजस्थान का अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली भाग रिलेटेड था। इन इस पार्ट को ये जनपद बिलोंग करता था, ये महाजनपद बिलोंग करता था। ठीक है, इसके कुछ पार्ट। ठीक भाई, तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये बड़ा सरल है जी, पढ़ना बहुत सरल है, आसान है, याद भी आसानी से होता है। हम थोड़ा एकाग्रता के साथ ध्यान से सुने और उसके बाद घर पर रिवीजन कर लें तो ये चीज़ें आसानी से याद होने लगती हैं। अभी आपने देखो आहट सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों से अवगत हुए, बैराठ के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त की, और बैराठ के अंतर्गत ही, क्योंकि बैराठ को विराटनगर के नाम से जाना गया और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जनपद के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की। तो आप पहले इसको, हाँ जी, शेष आगे की जानकारी के लिए हम आपसे कल मिलेंगे।